जिंदगी जीने का तरीका उन्हीं लोगों को आया है जिन्होंने अपनी जिंदगी में हर जगह धक्का खाया है, जमाया है सर्द रातों में खुद को, तपती धूप में खुद को तपाया है। वही हुए हैं सफल जिंदगी में, उन्होंने ही इतिहास रचाया है। सीतापुर के कस्बा मिश्रिख के रहने वाले महेश कुमार ने प्रदेश स्तरीय सर्वोच्च परीक्षा यूपीपीसीएस में सफलता अर्जित कर न केवल मिश्रिख बल्कि सीतापुर का नाम रोशन कर ऑल यूपी की 21वीं रैंक पाकर डिप्टी एसपी के पद पर चयन पाकर सफलता अर्जित की है। महेश कुमार की इस सफलता के पीछे कड़ी मेहनत और क्या रणनीति रही, इस मामले में भारत 24x7 लाइव की टीम ने महेश कुमार के मिश्रिख स्थित निवास पर पहुंचकर बातचीत की, जिसके कुछ अंश आप भी सुनिए। के निवासी जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का भी 2021 का रिजल्ट आया, जिसमें आप डिप्टी एसपी बने। और हमारे बीच में हैं महेश कुमार जी, जिन्होंने उत्तर प्रदेश प्रशासनिक सेवा में अपना एक सफलता अर्जित की है। और सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो मैं जानना चाहूँगा, आपको डिप्टी एसपी अभी चयनित हुए हैं, तो ये जो है आपका तैयारी का जो प्रोसेस रहा, किस तरीके से आपने जो है इस एक प्रकार से कठिन लक्ष्य को अचीव किया? जो मेरी जो सिविल सेवा की जो तैयारी रही है वो 2018 से स्टार्ट हुई थी, जब मैं अपना स्नातक करने के बाद, जो कि मैंने कानपुर यूनिवर्सिटी से किया, उसके बाद मैं दिल्ली गया था। तो दिल्ली में जब 2018 मैंने कोचिंग लिया था, तो पहले अटैम्प्ट में ही मैंने उत्तर प्रदेश जो पीसीएस की परीक्षा में प्रारंभिक परीक्षा दी, और उसमें दुर्भाग्यवश मेरा मेंस मतलब इंटरव्यू के लिए कॉल नहीं आ पाई। उसके बाद मैंने 2019 में दिया, उसमें प्रारंभिक परीक्षा पास नहीं हो पाई। फिर 2020 में भी मैंने अटैम्प्ट दिया, उसमें भी मैं इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट नहीं हो पाया। तो उत्तर प्रदेश सिविल सेवा मेरा चौथा प्रयास था जिसमें मुझे सफलता मिली है। दूसरा प्रश्न यह है कि आपने ये कब ठान लिया था कि मुझे सिविल सेवा में ही जाना है, क्योंकि तमाम सारे ऐसे करियर के ऑप्शन है लुभावने, और अच्छा पैसा भी वहाँ मिल रहा है प्राइवेट सेक्टर में भी, लेकिन सिविल सेवा को आपने कब से ठाना था कि मैं इसी सेवा में जाऊँगा? ये जो मतलब जो ठानने का जो प्रश्न है, ये सबसे पहले जहाँ पे मेरी जो शिक्षा हुई है जी, हरिद्वार जिले से हुई है। तो हमारे गांव में जो एक आईपीएस अधिकारी हैं जो अभी उत्तर प्रदेश काडर में ही हैं, तो जब वो बने थे तब मुझे उनसे एक बहुत बड़ी प्रेरणा मिली थी कि मैं भी एक सिविल सेवा में जाना चाहता हूँ। ये देखा जाता है कि ज़्यादातर युवा तैयारी करते हैं और बीच में उन्हें कहीं ना कहीं एक या दो प्रयास में उन्हें हताशा मिल जाती है। तो ये आप जो है लगातार आप अपने लक्ष्य के प्रति अडिग रहे और प्रयासरत रहे, सफलता आपको मिली। तो इस पर आप क्या कहेंगे? जो युवा थोड़े दिन तक तैयारी करते हैं, उन्हें लगता है कि नहीं जो है सरकारी नौकरी पाना या सिविल सेवा में जाना बड़ा कठिन कार्य है, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसे युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? सर, चाहे मतलब प्रश्न जो है वो चाहे उत्तर प्रदेश सिविल सेवा का हो चाहे कोई भी परीक्षा का हो, सबसे बड़ी बात तो यही होती है कि आपको जरूरी नहीं कि पहले प्रयास में आपको सफलता ही मिले, आप मतलब असफल भी हो सकते हैं। लेकिन जो मुझे लगता है कि अपनी तैयारी के दौरान जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो मानसिक मजबूती होना बहुत ज़रूरी है, कि जब आप असफल होंगे तो उस असफलता से घबराएं नहीं, उसका सामना करें। हाँ, कुछ गलतियां हुई हैं, उन गलतियों को सीखें और एक मानसिक दृढ़ता के साथ आगे बढ़ें। और जो आपका जो लक्ष्य है वो लक्ष्य सही दिशा में होना चाहिए। अगर आपका लक्ष्य सही दिशा में नहीं होगा, फिर आप चाहे 12 घंटे की पढ़ाई कर लें या 14 घंटे की पढ़ाई कर लें, फिर वो आपके लिए व्यर्थ है। सिविल सेवा में जाने के लिए एक माध्यम का एक प्रश्न बनता है कि इंग्लिश मीडियम के बच्चे ज़्यादा इसमें सफलता अर्जित कर रहे हैं, हिंदी का थोड़ा ग्राफ गिरा हुआ है। इस मामले में आपका अनुभव क्या कहता है? हाँ, ये मतलब ये थोड़ा समस्या मतलब लगती है कि जैसे जो इंग्लिश मीडियम वाले जो मतलब स्टूडेंट हैं, और इंग्लिश मीडियम के लिए कंटेंट काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल है, जिसके कारण एक आसान हमेशा एक रहता है। आपका माध्यम क्या रहा? मेरा माध्यम सर हिंदी था, तो मुझे शुरू से मतलब दोनों मीडियम में मैं कंफर्टेबल था, लेकिन अगर चयन करने की बात थी तो मैं हिंदी में ज़्यादा कंफर्टेबल फील करता था। और इस तैयारी के दौरान मैंने दोनों मतलब माध्यम के जो नोट्स लेके पढ़ाई करी है, जो कुछ मतलब जो सब्जेक्ट थे उनको इंग्लिश में भी पढ़ा है, फिर उनको इंग्लिश में पढ़ के भी मैंने हिंदी में कन्वर्ट करके परीक्षाएं दी हैं। हिंदी माध्यम से ही? हाँ सर।
देखिए, आज जो है, आज के दौर में युवाओं में एक सबसे बड़ी दिक्कत है, लोग रोजगार पाने के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हैं और सबसे ज़्यादा बेरोजगारी का मतलब एक प्रकार से माहौल है। लोग किसी भी क्षेत्र में सफलता पा नहीं पा रहे हैं। तो आप एक युवाओं के लिए एक मिसाल बने हैं। सिविल सेवा जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग है, उसमें आपने सफलता अर्जित की है। तो जो बेरोजगार युवा हैं, उन्हें आप जो है किस तरीके से संदेश देंगे या किस तरीके से उन्हें मोटिवेट करेंगे कि नहीं, जो है आप भी चाहें तो इसे अर्जित कर पाएंगे, और किस तरीके से मतलब आप ये एक लाइन में ऐसे बताएं कि जो है कि इस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कौन सा जरिए, कौन सा माध्यम उनको सही रहेगा। जहाँ तक मुझे लगता है कि मतलब जो आजकल के जो युवा हैं वो एक तरह से मतलब सरकारी नौकरी की तरफ ज़्यादा चाह रखते हैं, तो उसमें जाने के लिए सबसे पहले तो मुझे यही ज़रूरी लगता है कि मैं जो पर्सनली अपना एक्सपीरियंस करता हूँ कि ज़्यादा मुश्किल काम है नहीं है। केवल मुझे जो लगता है कि जो उस परीक्षा की डिमांड है उसको आप केवल फुलफिल करिए। कोई ज़्यादा ज्ञानी बनने वाली बात नहीं है, आप बहुत कम ज्ञान से भी लेकिन एक सटीक रणनीति से जो उस परीक्षा के लिए, चाहे वो परीक्षा अलग अलग होती, बैंकिंग की परीक्षा हो सकती है, रेलवे की परीक्षा होती है, तो उसके अकॉर्डिंग PYQ देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए, उसके ट्रेंड को समझिए, और आप ट्रेंड को समझेंगे तो आपको सफलता मिल सकती है बहुत आसानी से। अच्छा, सिविल सेवा में विषय चयन को लेकर के एक कंफ्यूजन रहता है जो अभ्यर्थी होते हैं, आपका क्या विषय रहा और इस मामले में जो परीक्षा देने वाले अभ्यर्थी हैं आने वाले, उनको क्या रणनीति अपनानी चाहिए? इसके बारे में एक मैं रोचक तथ्य बताता हूँ कि पहले मेरा जो मतलब जो माध्यम था, मतलब ऑप्शनल जो सब्जेक्ट था वो हिंदी था जी। फिर हिंदी मैं साहित्य? हाँ, हिंदी साहित्य, फिर उसको चेंज करके मैंने इतिहास लिया। इतिहास? तो मुझे तो पर्सनली ये लगता है कि आप जिस भी सब्जेक्ट में कंफर्टेबल फील करें, जी। क्योंकि आपको अंतिम मामला आपकी रुचि का है। जब तक आपकी रुचि नहीं बनेगी तब आप उसमें परफॉर्मेंस नहीं दे पाएंगे। ये मेरे साथ भी हुआ है। मैंने हिंदी माध्यम लिया था कि मुझे लगता था कि हिंदी में अंकदाई ज़्यादा होगा, और वो सत्य बात भी है, लेकिन मुझे लगता है कि मेरा हिंदी का टेम्परामेंट नहीं है, इसलिए मैंने इतिहास लिया और इस बार मैंने इतिहास से परीक्षा उत्तीर्ण करी। जी। अच्छा, जो सीसेट अभी कुछ ही दिन हुए हैं, फिलहाल एक अच्छा खासा समय बीत चुका है सीसेट लागू हुए, सीसेट की रणनीति क्या रहनी चाहिए और कैसे इसको जो है पासिंग मार्क लाया जा सकता है? अब चाहे वो कुछ ऐसा हुआ है कि सीसेट में भी लोग फेल हो रहे हैं प्रारंभिक परीक्षा में। अभी तो जो चाहे वो संघ लोक सेवा आयोग हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग हो, उसमें सीसेट एक अहम किरदार निभा रहा है। तो उसमें मुझे लगता है कि जो सबसे अच्छी रणनीति होगी, आप एक बार जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं वो आप देखें, उनका ट्रेंड पकड़ें, और कम से कम आपको इतनी बेसिक नॉलेज ज़रूर होनी चाहिए वो मैथ और रीजनिंग की, ताकि आप उस परीक्षा को पास कर सकें। और वो ज़्यादा मतलब नॉलेज की बात नहीं है, केवल जो 9th और 10th का जो मैथमेटिक्स होता है, जो रीजनिंग का पोर्शन होता है, वही आता है। बस आपको अभ्यास करना पड़ेगा, क्योंकि जो मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन ज़्यादा भी आते हैं UPSC की बात करें तो, और जो कॉम्प्रीहेंशन होता है उनका जो थोड़ा पोर्शन क्या कम होता जा रहा है। तो मैथ और रीजनिंग का तो आपको एप्टीट्यूड बनाना ही पड़ेगा आपका, तभी सफलता मिल सकती है सीसेट में। कुछ बच्चे जो अभी कक्षा 12 पास कर रहे हैं, उनके दिमाग में UPSC या UPPSC कुछ भी ऐसा चल रहा है कि प्रशासनिक सेवा में जाएंगे। जी सर। और अधिकतर लोगों का मानना होता है कि NCERT का अहम रोल रहता है। इस मामले में क्या कहना है? और जो अभी 12th पास कर रहे हैं बच्चे, उनको क्या रणनीति अपनानी चाहिए और ग्रेजुएशन करते करते कैसे तैयारी उनकी होनी चाहिए, थोड़ा बताइएगा। जी सर, मुझे लगता है कि जब आप 12वीं परीक्षा पास कर लेते हैं तो सबसे पहले आपका जो गोल होना चाहिए वो स्नातक होना चाहिए, क्योंकि स्नातक आपको एक फाउंडेशन बहुत अच्छा देगा बना के। अगर आप उसको अच्छे से नहीं करेंगे फिर समस्या हो सकती है। हाँ, आप ये कर सकते हैं कि जब आप 3रे वर्ष में हो तब आप UPSC के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ना स्टार्ट कर दें, उसकी क्या डिमांड रहती हैं, क्या क्या चीज़ें हैं जो काम कर सकती हैं, क्या क्या, तो वहाँ से स्टार्ट करिए आप जब 3rd ईयर से, और उसके बाद से आप दीजिए 1-1.5 साल आप डेडिकेट होकर दीजिए, तो आपको पहले ही अटेम्प्ट में आपको सफलता मिल सकती है। तो मेरा तो यही है कि इंटर के बाद सबसे पहले आप ग्रेजुएशन बहुत अच्छे से कीजिए। जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आते हैं उनका भी अहम रोल हो गया है, इसके लिए पत्र पत्रिका या द हिंदू या मैगजीन, कुछ इसमें क्या प्रेफर किया जाए जो बेहतर होगा, जो आने वाले अभ्यर्थी दर्शक देख रहे हैं उनके लिए क्या? जी सर, मैं UP PCS के बारे में बता दूं कि UP PCS में करंट अफेयर्स का सबसे महत्वपूर्ण योगदान मुझे लगता है। हर साल कम से कम 30 प्लस क्वेश्चन आ रहे हैं करंट। हाँ, करंट के लिए तो मैंने करंट के लिए तो ये फॉलो करा था कि जो घटना चक्र की पब्लिकेशन की पुस्तक आती है जो वार्षिकी होती है 1 साल की, वो पढ़ी थी। और जो कुछ आधे YouTube चैनल हैं जैसे
एक जोधपुर क्लासेस में हैं, जैसे कुमार गौरव सर हैं, तो उनके कुछ वीडियोस आते हैं करंट अफेयर्स के, तो दोनों को कंबाइन करके पढ़ लिया था। तो मेरा करंट अफेयर्स वाला जो पोर्शन है वो हमेशा से अच्छा है, इसलिए मुझे हर बार प्रारंभिक परीक्षा में सफलता मिल रही है। अभ्यर्थियों में एक भ्रम रहता है कि फला कोचिंग के नोट्स ले लिए जाए या वहाँ से नोट्स परचेज कर लिए जाए। नोट्स कितना मतलब रेडीमेड बेहतर होते हैं या स्वयं के बनाए, इसमें आपके समय का मतलब क्या अनुभव है नोट्स के मामले में? देखिए, सबसे पहले तो ये मतलब ज़रूरी नहीं है कि लोग कोचिंग ही करें। जी अगर आपका बेसिक बहुत अच्छा है और आपको एक विज़न आपका क्लियर है और आपको बेसिक समझ है यूपीएससी की क्या डिमांड करती है, तो कोचिंग ज़रूरी नहीं है। जी लेकिन अगर आप कोचिंग करते हैं तो आपको कोचिंग एक फाउंडेशन तैयार करके देगा कि ये तरीके हैं, ये माध्यम है, इनसे आप परीक्षा पास कर सकते हैं। बाकी आपको करना खुद ही है। और जहाँ तक नोट्स बनाने की बात रही, तो वो मुझे लगता है कि सबसे इम्पोर्टेंट भाग है यूपीएससी की तैयारी में, कि अगर आपके नोट्स जितने छोटे रहेंगे आपको रिवीजन में उतनी आसानी रहेगी। जैसे मैंने क्या करा था कि हर सब्जेक्ट के, चाहे वो आंतरिक सुरक्षा हो, डिजास्टर मैनेजमेंट है, 10-10, 12-12 पेजों के वो छोटे छोटे नोट्स बना रखे थे। क्योंकि परीक्षाएं लगातार होती हैं, आपको 4 दिन में 8 पेपर देने होते हैं, और आपको जब आप 2 पेपर देंगे और रात को या 6 या 7 घंटे का पढ़ने का टाइम होता है, तो वो जो छोटे नोट्स हैं वही आप रिवीजन कर सकते हैं। बाकी पूरी किताबों का रिवीजन आपको करना मतलब संभव नहीं होता। दूसरी एक चीज़ होती है कि प्री कम मेंस के क्लासेस चलते हैं या प्री की तैयारी अलग करते हैं लोग, मेंस की अलग तैयारी करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि प्री और मेंस की एक साथ तैयारी। इस मामले में आपका अनुभव और कितना? देखिए सर, सबसे पहले तो ये है कि आपको चूज़ करना चाहिए कि मैं कौन सा अटेम्प्ट दूंगा, मतलब कौन से साल का अटेम्प्ट दूंगा, किसमें हमें सफल होना है। किसमें हमें सफल होना है। और उसके लिए सबसे पहले ये ज़रूरी है कि जब आप सिलेबस पढ़ें तो आपको ऐसा होगा कि आपको मेंस का बहुत ध्यान रखते हुए पढ़ना है, क्योंकि आपको इतना समय नहीं मिलेगा प्री के बाद कि आप मेंस के नोट्स बनाएं। तो तभी से मेंस लेके चलें। आपकी जो एजुकेशन रहा है, आपने कहाँ से हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, ये आप जो है अपने विद्यालयों के बारे में भी? क्योंकि मेरे जो पिताजी थे वो रेलवे में कर्मचारी थे, तो वो हरिद्वार जिले में मतलब पोस्टेड थे, तो वहीं से जो मेरी जो कक्षा 10 और कक्षा 12वीं तक की जो पढ़ाई है वहीं से हुई है। उसके बाद मैंने अपना स्नातक जो है छत्रपति साहूजी महाराज विश्वविद्यालय से करा। अच्छा, कोई कॉलेज था या आपने नहीं, कॉलेज नहीं, थोड़ा संबंध कॉलेज था, हरदोई से था, वो एफिलिएटेड कॉलेज था। और इस सफलता का श्रेय किसको देंगे? इसका श्रेय सबसे पहले तो मैं अपने जो मेरे माता पिता हैं उनको देना चाहूँगा, और जो मेरे बड़े भाई हैं। क्योंकि जब जब मुझे लगा कि मैं मतलब मेरा मोटिवेशन लेवल बहुत कम है, तो उन्होंने लगातार, जब आप हतोत्साहित हुए तब आपको हाँ, तब वहाँ पे बड़े भाई से मेरी लगातार बात होती थी। वो समझाते थे कि ये परीक्षा का ऐसा ही है, इसमें कभी भी घबराने वाली बात नहीं है, अपने पे विश्वास रखो। तो मेरे से ज़्यादा विश्वास मेरे भाइयों को था, मेरे माता पिता को था कि वो परीक्षा में सफल कभी ना कभी होगा जरूर। तो मैं जो श्रेय है वो अपने माता पिता और बड़े भाइयों को देना चाहता हूँ।